देखिए, आज हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद भारत में बहुत सारी अलग अलग वंशों की स्थापना हो गई। अगर देखा जाए तो कोई विदेशी आक्रमण जैसे शक, सिथियन, कुषाणों के कारण भारतीय राजनीति में काफी हलचल हो गई। एक कहानी और है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुप्त इतने मजबूत हो गए। सच पूछा जाए तो अगर भारत का मैप देखा जाए तो इस जगह पे मौर्यों का साम्राज्य था, केंद्रीकरण चारों तरफ फैला हुआ था। धीरे धीरे छोटा होते होते शक, सिथियन, कुषाण जो विदेशी आए, इसके अलावा हमारे यहाँ ब्राह्मण वंश जो आए, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण वंश आए जिसमें शुंग, कणव और सातवाहन हुए। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद तीन प्रमुख शक्तियां उत्पन्न हुई। पश्चिम में नाग शक्ति एक साथ, दक्षिण में वकाटक और ये मध्य या पूर्वी में यह गुप्त हुए। अब जहां तक प्रश्न है, गुप्तों को लेकर काफी अंतर देखा गया। गुप्तों को किसी ने शूद्र कहा, आरसी मजमूदार क्षत्रिय कहे, किसी ने वैश्य कहा। वास्तव में गुप्त वैश्य थे। मूलतः यह देखा जाए कि जब चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों में केवल वैश्य वर्ण ही टैक्स देता था, ओनली। अब आपको हम थोड़ा सा वर्तमान से जुड़ना चाहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था, उस समय जब भारत आजाद हुआ था उस समय एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। ठीक उसी प्रकार की क्षत्रिय शासन करते थे। इसके बाद उसमें देखा गया कि बीच में बदलाव हुए और लोग उससे त्रस्त हुए और फिर ब्राह्मण शासन आए। तो ब्राह्मण शासन जब आए, हमारे यहां जनता पार्टी की सरकार आई। अगर हम चुनाव प्रणाली देख ले तो पहले अपने कर्म फल पर लोग चुनते थे। 80 से 90 के दशक के फिल्मों में देखिएगा, बूथ कैप्चरिंग होता था। लोग गुंडों को रखने लगे, बूथ कैप्चर करना, चुनाव जितवाना। फिर क्या हुआ कि बाद में गुंडा आज खुद ही चुनाव लड़ने बैठ जा रहा है। सेम वही कि जब ब्राह्मण उच्च शक्ति थे, क्षत्रिय शासन करते थे, और किसके बल पे? तो टैक्स देता था वैश्य। अब वैश्यों ने सोचा कि टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, तो आखिर क्यों ना हम शासक बन जाए, और हुआ भी यही। तो ये मान्यता है कि जो वैश्य यानी बनिया ग्रुप थे, आज भी हम लोग गुप्ता कहते हैं बनिया को, तो इन लोगों का शासन गुप्त साम्राज्य से। लेकिन कंट्रोवर्सी है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई आज भी कहते रहता है। इनके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलती है। कुछ कुछ में तो इन्हें निकृष्ट जाति बताया गया है। अब आता है कि गुप्त थे कौन। तो विदेशी शासकों में कुछ वंश आया था, शक, सिथियन और कुषाण। तो गुप्त ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। अगर हम स्रोत की बात करें, स्रोत कहां से गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पुराण में, वायु पुराण में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति, ये कवि हरिसेन द्वारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, हरिसेन द्वारा लिखा हुआ है इसे। दूसरा, कुमारगुप्त का गरुड़ स्तंभ,
अभिलेख, ये कुमारगुप्त का है। और तीसरा भीलसड़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त का है। वास्तव में भीलसड़ से ही गुप्तों की क्रोनोलॉजी क्रम पता चलता है कि किस शासक के बाद किस है। साक्ष्यों के आधार पर आता है कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। तो गुप्त वंश की स्थापना 275 एडी में श्रीगुप्त ने किया। श्रीगुप्त जो कि कुषाण के सामंत थे और उन्होंने अपने को स्वतंत्र कर लिया और ये गुप्त वंश की नींव डाली। इसके बाद आता है श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच। हाँ आइए, यह श्रीगुप्त का पुत्र था और कुछ दिनों तक शासन किया, परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर सच माने तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। वास्तव में बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो आज इसके बारे में डिटेल से आप लोग समझ लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले एक गुप्त संवत नामक कैलेंडर चलाया। ये 319 एडी में चला कैलेंडर है। आपको बता दें कि भारत में मान्यता प्राप्त कैलेंडरों में कुछ कैलेंडर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 बीसी में राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया। दूसरा आता है सत संवत, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, याद रहे राष्ट्रीय पंचांग। इसे 1957 में एडॉप्ट किया गया, यह भारत का नेशनल कैलेंडर है। ये 78 एडी से शुरू होता है। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, ये 0 से शुरू होता है, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। आज 2024 है। ये अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जॉर्जियन लोग कहते हैं, कुछ लोग ग्रेगोरियन कहते हैं। फिर आता है गुप्त कैलेंडर। गुप्त कैलेंडर की शुरुआत 319 एडी में इसी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। फिर आता है हिजरी कैलेंडर, जिसको मुस्लिम कैलेंडर कहते हैं। ये 622 एडी में शुरू हुआ था। और एक इलाही कैलेंडर, जिसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था, ये अकबर शुरुआत किए थे और ये शुरू किया था 1582 एडी। तो ये कैलेंडरों का इतिहास है। वैसे बंगला कैलेंडर, उड़िया कैलेंडर, कैलेंडर की कई प्रोडक्ट। चलिए इसके बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य के, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर पहला सिक्का छपवाया, चांदी का सिक्का। हालांकि चांदी सबसे पहले सिक्के के रूप में पंचमार्क सिक्के होते थे, ठप्पा मारा, लेकिन ढलवा सिक्का यह अपनी पत्नी, उनकी प्रिय पत्नी थी लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इससे विवाह के उपरांत उन्होंने सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त 335 एडी से 375 एडी तक शासन किया। सच पूछा जाए तो समुद्रगुप्त ही गुप्त वंश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। इसके समकालीन दो प्रमुख कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं। एक जिसका नाम है व्याघ्र
सिक्का और दूसरा वीणा सिक्का। एक सिक्के में व्याघ्र को के साथ दिखाया गया है, व्याघ्र को मारते हुए, और दूसरा सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इन सिक्कों से भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने, ये दरबारी कवि थे, प्रयाग प्रशस्ति लिखा। इस प्रयाग प्रशस्ति में उसने बताया कि दक्षिण के 12 राजाओं को उन्होंने पराजित किया और उत्तर भारत के 9 इनको पराजित करने का, इन्हें कब्जा करने के 3 प्रकार की विधियां थी। ये अश्वमेध यज्ञ की 3 विधियां में ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, ये 3 विधियां थी। ग्रहण विधि थी कि आप स्वयं सम्राट के आगे हाजिर हो जाइए और उनका अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मोक्ष में पुत्रियों का विवाह, अपनी पुत्रियों का राजा या राजघराने से विवाह करके उनके अधीन हो जाइए। और तीसरा स्वरूप था कि अगर राजा कब्जा कर लेता है तो उनके आगे हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर अपनी गद्दी को प्राप्त किया। तो ये अनुग्रह, ग्रहण और मोक्ष 3 विधियों से ये 9 और 12 राजाओं को पराजित। चूंकि आपको बता दें कि ये अपने से नहीं किए थे, शक और कुषाण विदेशी शासकों ने भी ऐसा काम किया था। उनके काल में 3 प्रचलित था, जिसको आत्मनिवेदन, कन्यापायन, उसी का ये प्ररूप है कि ये उन लोगों का नाम था, इन लोगों ने उसे ही अडॉप्ट किया। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को पढ़ते हुए V.A. स्मिथ इतिहासकार हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन का, आपको यह बता दें, हालांकि हमारे हिसाब से यह गलत है, नेपोलियन बाद के हैं। नेपोलियन की उपाधि देकर इनको वो समझे होंगे कि बहुत तगमा दिए हैं। मेरे हिसाब से इनकी तौहीन की गई है, क्योंकि ये नेपोलियन से श्रेष्ठ थे। समुद्रगुप्त के बाद 2 राजा मिलता है, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड। आपको इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है, वो बता दें कि अगर समुद्रगुप्त तो 335 से 375 एडी माना गया है, और ये 5 साल क्या रहा, इसके विषय में आप जाने। एक्चुअली जो चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को 2 बेटे थे, पहला रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त। आपको बता दें कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि इनकी विधियां जो थी मोक्ष का मतलब कन्यायोपायन, यानी राजा दूसरे पर आक्रमण करता था, उसकी पुत्रियों का विवाह अपने या अपने सगे संबंधियों से करके उसे वैवाहिक रिलेशन बना लेता था। और काशी नरेश, कमाल का चीज, आप लोग एक नाम सुने होंगे, ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक में भी इसके बारे में जानकारी मिलता है। ये ध्रुव स्वामिनी क्या थी और इसके बारे में जरूर जानिए। वास्तव में ध्रुव स्वामिनी, या यहां पे अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो गुप्त धीरे धीरे ये बिहार यानी कि मगध से पश्चिम की ओर चलने लगे, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा आपसी तनाव, मतभेद, और इससे दूर होकर ये लोग अपना जो केंद्र बनाया वो गंगा और यमुना के संगम पे, यानी प्रयाग को केंद्र बनाया। इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। तो ये लोग ट्रांजिट हुए पश्चिम की तरफ। इनका कार्य स्थल यहां का काशी नरेश, महाभारत उनकी पुत्रियां अंबा, अंबिके, अंबालिके करवाती हैं। काशी नरेश की पुत्रियां वैसे ही बहुत सुंदर होती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी काशी नरेश की पुत्री थी। ध्रुव स्वामिनी का विवाह, चूंकि समुद्रगुप्त प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बड़े पुत्र रामगुप्त के साथ कर दिया। रामगुप्त विहार के लिए यानी घूमने के लिए वह उज्जैन उस समय काफी प्रसिद्ध केंद्र था, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के, संस्कृति के क्षेत्र में। तो उज्जैन प्रस्थान किया और उज्जैन के पास शकों का एक सखा, शक शासक रुद्र सिंह थर्ड का शासन था। उसने उज्जैन में आए हुए रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर लिया तथा उन्हें शर्त रखी कि ध्रुव स्वामिनी सुंदरी को छोड़ दे और वापस लौट जाए। रामगुप्त छोड़ने के लिए तैयार हो गया और कहा जाता है कि उस डोली में स्वयं चंद्रगुप्त बैठकर चला गया और शर्त रखी कि सीधे शयन कक्ष में रखा जाए रुद्र सिंह के, और वहीं रुद्र सिंह की हत्या कर देता है। जब वापस आता है अपने साम्राज्य में तो रामगुप्त के बारे में वहां की प्रजा कहती है कि जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका वो प्रजा की सुरक्षा क्या करेगा। और हुआ यही, आसपास के ताने से उसने चंद्रगुप्त को मारने की योजना बनाता है और मध्य रात्रि में, चूंकि वहां मसालों का युग था, मसाल बंद हो जाते हैं, वो मारने जाता है और अंगरक्षक चोर समझ के, घुसपैठिया समझ के रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। इसके बाद लोगों के कहने पर ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जब रुद्र सिंह को पराजित करता है तो उस समय आपको बता दें कि कोई भी विदेशी को हराता था तो उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था। चीनी यात्री, इसने बताया कि उनका साम्राज्य काफी विकसित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 कवियों का एक समूह था जिसमें 9 कवि एवं विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन्हीं के शासन काल में प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, वारामिहिर, अमर सिंह और वरुचि तथा घटरपक, ये 9 कवियों का दरबार था। इसमें कालिदास अभिज्ञान,
शाकुंतलम नाम सुने ना? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सारी इनकी पुस्तक रही। धन्वंतरी जो इंपॉर्टेंट थे, दूसरे महत्वपूर्ण, ये चिकित्सा जगत में थे। छपण काफी तेज कवि थे। वारामिहिर गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। अमर सिंह अमरकोश की रचना किए थे। बाकी लोग अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। तो इन लोगों के बारे में आता है कि कालिदास, धन्वंतरी, छपणर, वारामिहिर, अमर सिंह, इन सबों की जानकारी आपको रखना होगा। जहां तक फाहियान की बात है, फाहियान मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। फाहियान पाटलिपुत्र से यात्रा प्रारंभ करता है और समूचा भारत दर्शन करते हुए फिर वापस बहुत सारे पुस्तकों के साथ लौटता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ध्रुव देवी और रामगुप्त से उत्पन्न एक पुत्र गोविंद का नाम मिलता है। कुमार महेंद्र आदित्य को कुमार गुप्त के नाम से जानते हैं। कुमार गुप्त के बारे में या उनकी जानकारी इनके सिक्कों से मिलती है। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों में गरुड़ स्तंभ लेख इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। गरुड़ स्तंभ, इसमें भी गुप्तों की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, ये कई बार पूछता है आपको, हजारों चीनियों ने यहां आके शिक्षा ली, जिनमें वेनसांग, इतिसिंह जैसे महान विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चूंकि था तो बौद्धों का, लेकिन सारी प्रकार की पुस्तकें रखी थी। इसे बख्तियार खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति आकर जला दिया था और कहा जाता है कि 3 महीने तक जलते रहा, सारी पुस्तकों में आग लगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने किया था। मयूर आकृति के चांदी के सिक्के मिले हैं, उससे भी लगाया जाता है इनके बारे में जानकारी। और विल्सन अभिलेख, ये गरुड़ है, विल्सन अभिलेख, इसे ये कुमार गुप्त का जानकारी देता है। कुमार गुप्त के काल में धीरे धीरे, मतलब कहा जाता है कि गुप्त काल सबसे वर्चस्व में था। जो वैष्णव धर्म था, अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यानी कुमार गुप्त पहला शासक थे जो बौद्धों को संरक्षण देना चालू कर दिया। आपको बता दें कि गुप्त जो है वो मूलतः बनिया है, और सबसे ज्यादा पूजा जो धन प्राप्ति के लोग करता है वह है गुप्ता जी लोग या व्यापारी वर्ग। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति गुप्त काल में प्राप्त हुई, यानी आधा शिव और आधा पार्वती। अर्धनारीश्वर मूर्ति कब प्राप्त हुई है? गुप्त काल में। गुप्त काल में ही लक्ष्मी का उदय हुआ, और गुप्त काल में ही आपके जितने भी धर्म से जुड़े हैं, चाहे वो सत्यनारायण कथा हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो सोमवार हो, सब में आप लोग एक कॉमन देखिएगा कि सब में वती जुड़ा हुआ है। कलावती, लीलावती, सोमवती। और प्रसाद ना खाने पर आपको ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानियां बनी, अनंत कथा। तो क्योंकि इन्होंने वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान किया था, विष्णु की पूजा, लक्ष्मी की पूजा शुरू की। और आपको सच्चाई यही है, और शैव धर्म के बीच में झगड़ा का कारण भी यही रहा, गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। अब तीसरा राजा आता है इसके बाद, जो इंपॉर्टेंट थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसके बाद आता है अस्कंद। ये अंतिम ताकतवर शासक थे। अंतिम ताकतवर शासक क्योंकि इसके बाद
गुप्त वंश का पतन होने लगा। पश्चिम की ओर से इन्हीं के काल में आक्रमण होने चालू हो गए। हुन एक जाति थी, हुनों को मलेच्छ कहा गया है। ये पश्चिम भारत से आक्रमण करने लगे और प्रश्न आता है कि किसके काल में हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, तो वो था अस्कंद। अस्कंदगुप्त के बारे में हमें भीतरी अभिलेख से मिलता है। भीतरी अभिलेख, यह भीतरी अभिलेख से न अस्कंदगुप्त बल्कि गुप्त वंशावली भी मिलता है, क्रोनोलॉजी गुप्त वंश के। अस्कंदगुप्त के काल में आपको एक चीज, ये राजस्थान के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, यह सुदर्शन झील का काफी महत्व है। यह झील को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वहां के गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनाया था। यह झील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस झील से इरिगेशन यानी सिंचाई होती थी। फिर अस्कंदगुप्त के काल में यहां पे मतलब आपको यह भी बता दें कि रुद्रादामन जो विदेशी था उसने भी मरम्मत करवाई थी। और अस्कंदगुप्त के शासन काल में चक्रपालित इसका मरम्मत करवाया, यह गवर्नर था और इसने इसे मरम्मत ही नहीं कराया, यहां पर एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। 466 में सांग सम्राट के राजदूत, मतलब चीनी राजा सांग सम्राट थे, उनके राजदूत अस्कंदगुप्त के काल में भारत आए थे और यहां से डेलीगेट्स भी गए थे। इसके बाद धीरे धीरे गुप्तों का पतन प्रारंभ होता है। कुछ सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और गुप्त बट गए। गुप्त वंश के अंतिम शासक भानुगुप्त मिलता है, कुछ किताब में बुद्धगुप्त है, लेकिन अंतिम शासक भानुगुप्त का उल्लेख मिलता है। मौर्यों के बाद गुप्त सबसे ताकतवर शासक हुए और गुप्तों के पतन के साथ ही धीरे धीरे मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, वकाटकों के ऊपर बढ़ती गई, पश्चिम से आक्रमणकारी बढ़ते गए और अंततः वर्धन वंश अंतिम रहा और वर्धन वंश के समाप्त होते ही प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। तो इसके हम लोग प्रशासन और संस्कृति के बारे में जानकारी